बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है टिशू कल्चर। टिशू कल्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह एक टिशू या सेल को या आर्गन को लेबॉर्ट्री में उसका कल्चर किया जाता है, उसकी ग्रोथ की जाती है। मतलब उसकी जो नशोनुमा है वो लेबॉर्ट्री के अंदर कैसे की जाती है। अब एक तो होती है इनसाइड द बॉडी ग्रोथ होती है, या जो है मतलब प्लांट जो है, अगर हम इधर इधर हम प्लांट का एग्जांपल लेंगे, तो जो प्लांट है उसके सीड को हम ज़मीन के अंदर डाल देते हैं, उसकी जर्मिनेशन हो जाती है, फिर उसके बाद छोटा सा प्लांट बन जाता है, फिर वो बड़ा हो जाता है, फिर वो और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, फिर वो जो है ना वो फ्रूट देता है, फ्रूट भी देता है और साथ में सीड्स भी देता है। तो वो तो एक नॉर्मल जो नेचुरल तरीका है उसके ज़रिए मतलब उस तरीके से होता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यही प्लांट और इसका या कोई छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं और उसको हम लेबॉर्ट्री के अंदर उसकी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो उस प्रोसेस को कल्चर कहा जाएगा, टिशू कल्चर कहा जाएगा। तो ये जो टेक्निक है इनविट्रो ग्रोथ, इनविट्रो में लेबॉर्ट्री में ग्रोथ ऑफ द सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन एंड न्यूट्रिएंट मीडियम। अच्छा, न्यूट्रिएंट मीडियम इधर बताया हुआ है, लिखा हुआ है। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या चीज़ है? मतलब जाहिर बात है, अगर आप एक सीड को ज़मीन के अंदर डालते हैं तो तभी उससे प्लांट बनता है। मतलब उसको न्यूट्रिएंट ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसको आगे बढ़ने के लिए, उसको सेल डिवीज़न करने के लिए, उसकी ग्रोथ होने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ग़िज़ा नहीं है तो आप टिशू की ग्रोथ कैसे करेंगे? तो ज़ाहिर बात है, अगर हमने टिशू का कल्चर करना है तो उसके लिए एक मीडियम बना देते हैं, जिस मीडियम के अंदर उस चीज़ के लिए जिसकी हमने ग्रोथ करनी है उसके लिए ग़िज़ा पड़ा होता है। उसी ग़िज़ा में उसको रख कर उसकी ग्रोथ हो जाती है। तो ज़ाहिर बात है, एक न्यूट्रिएंट मीडियम रखा जाता है। फिर और दूसरी बात, एसेप्टिक एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें जरासीम ना हो, जरासीम से पाक मीडियम होता है। क्योंकि ये प्रोसेस होता ही इसलिए कि हम जरासीम से पाक एक चीज़ को बनाएं। अब जरासीम अगर इधर पड़े होंगे, बैक्टीरिया पड़ा होगा, वायरस पड़ा होगा या कोई और चीज़, तो वो इसी टिशू के ऊपर अटैक करेगा और इसको जो है ना मतलब ख़राब कर देगा, इसको इन्फेक्ट कर देगा। तो फिर ग्रोथ जो है वो नहीं होगी जिस तरह हमें चाहिए। अब ये जो प्रोसेस है ये इस काफ़ी सारे स्टेप्स पर मुश्तमिल है। इसमें हम 9 स्टेप्स पढ़ेंगे। तो ये जो 9 स्टेप्स है उसको हम अलग-अलग पढ़ते हैं और बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सबसे जो पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम। ज़ाहिर बात है, अगर आपने एक टिशू की ग्रोथ करनी है तो उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उसी न्यूट्रिएंट्स का हम एक मीडियम बना देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लीक, अकॉर्डिंग टू द नीड जो टिशू को रिक्वायर्ड होता है, मतलब अगर जिस टिशू की हमने ग्रोथ करनी है उसके लिए कौन सी ग़िज़ा चाहिए, तो उसी ग़िज़ा का हम मीडियम बना देते हैं। वो लिक्विड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड भी हो सकता है। वो जो मीडियम है वो लिक्विड मीडियम भी हो सकता है या सेमी सॉलिड भी हो सकता है। अच्छा, तो ये बात याद रखें कि न्यूट्रिएंट मीडियम अकॉर्डिंग टू नीड होता है, वो या लिक्विड होता है या सेमी सॉलिड होता है, और उसमें उसी के लिए रिक्वायर्ड जो ग़िज़ा है वो पड़ी हुई होती है। स्टरलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट मीडियम जो सेकंड स्टेप है। अच्छा, जो न्यूट्रिएंट मीडियम हमने बना दिया, अब उस न्यूट्रिएंट मीडियम को स्टरलाइज करना है। अब हमने तो बना दिया, अब ज़ाहिर बात है ये नहीं पता चल रहा कि इसमें बैक्टीरिया है या इसमें फंगस है या इसमें वायरस है, जो कुछ भी होगा। अब वो चीज़ अगर हम उसमें टिशू को डाल देंगे तो वो उसको नुकसान दे सकता है, और हमने तो एसेप्टिक एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ करनी है। तो एसेप्टिक एनवायरनमेंट में ग्रोथ करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको स्टरलाइज करना है, डिसइंफेक्ट करना है। तो डिसइंफेक्ट करने के लिए एक मशीन यूज़ होती है जिसको ऑटोक्लेव कहते हैं। ऑटोक्लेव के अंदर हम ग़िज़ा इस न्यूट्रिएंट मीडियम को डाल देते हैं 30 मिनट्स के लिए, और उसके टेम्परेचर को 130 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। तो 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 30 मिनट के लिए ऑटोक्लेव के अंदर हम न्यूट्रिएंट्स मीडियम को रखते हैं। जो उसके बाद फिर हम उसको निकाल देते हैं, तो वो फिर डिसइंफेक्ट हुआ होता है, मतलब उसमें जरासीम नहीं होते, एक एसेप्टिक एनवायरनमेंट बन जाता है। अच्छा, थर्ड नंबर जो स्टेप है सिलेक्शन ऑफ द एक्स प्लांट। अच्छा, हम जिस प्लांट को जिसकी हमने ग्रोथ करनी है, जिसका हमने पार्ट लिया हुआ है, तो उसको एक्स प्लांट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? एक्स प्लांट। पार्ट ऑफ द प्लांट, जो प्लांट का छोटा सा हिस्सा होता है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्स प्लांट कहेंगे। और दूसरी बात ये याद रखें कि वो टोटिपोटेंट होना चाहिए। अब जिस प्लांट के जिस हिस्से को हमने ग्रो करना है, अब अगर उसमें एबिलिटी ही नहीं है ग्रोथ की,
तो हमने इस पे एक्सपेरिमेंट क्यों करना है, उसके ऊपर टाइम क्यों ज़ाया करना है? ज़ाहिर बात है फिर हमने देखना है कि ये जो हमने हिस्सा लिया हुआ है ये मतलब इसमें ग्रोथ हो सकती है कि नहीं हो सकती। अब अगर उसमें ग्रोथ की एबिलिटी है तो इसका मतलब है कि ये जो प्लांट है या जो एक्स प्लांट है ये टोटिपोटेंट है। अच्छा, टोटिपोटेंट उस प्लांट को कहा जाता है जिसमें रीजनरेशन की एबिलिटी होती है और इस एबिलिटी को टोटिपोटेंसी कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट टोटिपोटेंट होना चाहिए, ये बात याद रखें। चौथा जो स्टेप है उसमें स्टरलाइजेशन ऑफ द एक्स प्लांट होता है। ज़ाहिर बात है अगर प्लांट भी लिया तो प्लांट के ऊपर भी तो जरासीम हो सकते हैं, तो उसको साफ़ करने के लिए, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए इथेनॉल में उसको डाल दिया जाता है और फिर इथेनॉल से निकाल दिया जाता है। इथेनॉल में डालने के बाद उससे जो उसके ऊपर जो जरासीम होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, फिर जो पांचवा स्टेप है उसमें हम करते हैं इनाकुलेशन। इनाकुलेशन क्या चीज़ है? इसका मतलब है ट्रांसफ़र। उसको ट्रांसफ़र किया जाता है एक्स प्लांट और न्यूट्रिएंट्स को। एक्स प्लांट हमने रखा हुआ है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, तो जो न्यूट्रिएंट्स मीडियम है, तो इन दोनों को हम बायो सेफ्टी कैबिनेट में रखते थे। जो बायो सेफ्टी कैबिनेट होता है उसमें हम डाल देते हैं, उसमें हम अपनी मर्जी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, इस वजह से कर सकते हैं। इस वजह से बायो सेफ्टी कैबिनेट जो है वो ज़रूरी है न्यूट्रिएंट्स मीडियम और एक्स प्लांट के लिए। तो हम बायो सेफ्टी कैबिनेट में उसको इनाकुलेट कर देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं। अच्छा, जो छठा स्टेप है इंक्यूबेशन है। इनाकुलेशन के बाद आता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेटर जिसको हम कहते हैं, अच्छा एक चैम्बर होता है या फ्लास्क उसको कहते हैं, इंक्यूबेटर भी कहते हैं या ग्रोथ चैम्बर भी कहते हैं। जो इंक्यूबेटर होता है ना उसको ग्रोथ चैम्बर भी कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें आपकी मर्ज़ी का जो आप टेम्परेचर रख सकते हैं, ह्यूमिडिटी रख सकते हैं, फोटो लाइट भी उसके ऊपर जो है ना आप डाल सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का एनवायरनमेंट, जो चीज़ें प्लांट के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है तो आप वो चीज़ें उसमें क्रिएट कर सकते हैं। इस वजह से उसको हम इंक्यूबेटर में इस चीज़ की ग्रोथ इंक्यूबेटर में करते हैं। तो इंक्यूबेटर भी कहते हैं इसको, फ्लास्क भी कहते हैं या ग्रोथ चैम्बर भी कहते हैं। अच्छा, अब आप अगर टिश्यू कल्चर करनी है आपने, तो आपने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों रखना है, इसकी क्या वजह है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर है जिसके अंदर एंजाइम जो है, जो सेल के अंदर होते हैं, वो बेस्ट वर्क करते हैं। तो जो सेल की ग्रोथ होती है तो उसके लिए एंजाइम्स का जो है ना, उसके लिए जो एंजाइम उस ग्रोथ को स्पीड अप कर देती है, उस रिएक्शन को स्पीड अप करती है, तो उसके लिए एंजाइम चाहिए होते हैं और वही एंजाइम चूँकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सही काम करते हैं, तो इस वजह से इसी टेम्परेचर में इसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है। अगर आप इसके टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं तो एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, तो ज़ाहिर बात है फिर इसके अंदर जो रेस्पायरेशन होगी वो नहीं होगी, तो फिर ग्रोथ किस तरह होगी? अच्छा, टेम्परेचर का तो आ गया। फिर 60% ह्यूमिडिटी रखा जाता है। जो हवा में नमी है ना, जो आपने इंक्यूबेटर के अंदर जो आपने नमी रखनी है, ह्यूमिडिटी, वो 60% रखनी है, जो कि सूटेबल है इसके लिए, प्लांट के ग्रोथ के लिए। और फोटो पीरियड मतलब उसके ऊपर जो लाइट भी पड़ी रहेगी, तो उसके लिए उस पीरियड, उसका जो दौरानिया होता है वो 16 घंटे का होता है। तो आपने 16 घंटे के लिए उसको उसको फोटो पीरियड देना है। उसका जो दौरानिया है ना उसको रखना है टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी 60% और जो टाइम है वो 16 हॉर्स, और वो भी फोटो पीरियड, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। सही है, तो वो चीज़ जो है आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। इस तरह करने के बाद आपके पास कैलस फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर 16 घंटे बाद आप देखेंगे तो आपके पास कैलस फॉर्मेशन हो जाएगी। अच्छा, ये देखें, हमने प्लांट से एक टिश्यू ले लिया, एक्स प्लांट ले लिया, एक्स प्लांट को हमने ट्रांसफ़र कर दिया न्यूट्रिएंट मीडियम में। न्यूट्रिएंट मीडियम से मतलब उसका जो फोटो पीरियड गुजर गया तो उसके बाद कैलस बन गया। अब ये जो कैलस है, कैलस कहते हैं किसे है? कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। काफ़ी सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं ना इसमें, तो मतलब सेल डिवीजन होती रहती है और सेल बढ़ते हैं नंबर में, तो एक टिश्यू बन जाता है बड़ा सा। अब एक बड़ा टिश्यू बन गया, लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता कि इसमें जो है ना रूट्स कहाँ हैं और इसमें जो है ना शूट्स कहाँ हैं या इसमें लीफ कहाँ है। तो इन चीज़ों का इसमें कोई पता नहीं चलता। एक मास होता है, बस अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, तो उसको हम कैलस कहते हैं। तो अब कैलस को हमने जो है ना वो शेप देना है, उससे शूट्स निकालने, उससे रूट्स निकालने। तो कैलस तो चलो बन गया इंक्यूबेशन के बाद। अब जो है ना हमारे पास सातवां जो स्टेप है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लांटलेट्स। जो छोटा प्लांट बनता है,
मतलब ये कैलस के बाद अगर प्लांटलेट बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम एम्ब्रायड कहते हैं, फिर एम्ब्रियो बन जाता है, फिर उसके ऊपर उससे प्लांट बन जाता है। तो ये जो छोटा सा प्लांटलेट बनता है उसके लिए हम क्या करते हैं, कैलस के ऊपर हार्मोन डाल देते हैं। वो हार्मोन्स जो कि रूट्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है या शूट्स की ग्रोथ को। तो दो तरह के हमारे पास हार्मोन्स है, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन जो है जिसको डालने के साथ इसके रूट्स जो है ना वो ग्रोथ शुरू करेंगे, और साइटोकाइनिन डालेंगे तो शूट्स की ग्रोथ हो जाएगी। अब न्यूट्रिएंट्स मीडियम के ऊपर हमने कैलस को रखा हुआ है, और कैलस के ऊपर हम दो तरह के हार्मोन्स अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, पहले स्टेप में हम इस तरह करेंगे। स्टेप 1 में ऑक्सिन को ज़्यादा हम डाल देते हैं, साइटोकाइनिन कम डाल देते हैं। तो ऑक्सिन ज़्यादा होने की वजह से रूट्स जो है ना सबसे पहले ग्रोथ कर जाएगी। अच्छा, फिर दूसरे स्टेप में जो होता है वो ऑक्सिन को कम कर देते हैं, साइटोकाइनिन को बढ़ा देते हैं, तो शूट्स की ग्रोथ हो जाती है। तो एक छोटा सा प्लांटलेट बन गया। अब जो प्लांटलेट बन गया है उसका हम क्या करते हैं, 8वें स्टेप में उसकी हार्डनिंग कर देते हैं। हार्डनिंग ये होता है कि आपने तो एक बिल्कुल सेफ एंड साउंड माहौल में प्लांटलेट बना दिया। अब इस प्लांट को आपने आगे ट्रांसफ़र करना है बाहर एनवायरनमेंट में। तो बाहर एनवायरनमेंट में टेम्परेचर भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, ह्यूमिडिटी में भी फ़र्क हो सकता है। तो वो प्लांट चूँकि काफ़ी ज़्यादा डिलिकेट होता है, तो उसको एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा यूज़ टू कर देते हैं, ताकि एनवायरनमेंट उस पर असरानंदाज ना हो ज़्यादा, या उसको डैमेज ना कर दे। सही है, उसकी सेल्स की डेथ ना हो जाए इसकी वजह से। तो हम क्या कर देते हैं, हार्डनिंग कर देते हैं। हार्डनिंग क्या होती है, ग्रेजुअल एक्सपोजर टू एनवायरनमेंट। हम इस प्लांटलेट को आहिस्ता आहिस्ता एनवायरनमेंट में, नॉर्मल एनवायरनमेंट में लेके आते हैं, माहौल में लेके आते हैं, ताकि इसकी एक्सपोजर हो जाए और ये नॉर्मल एनवायरनमेंट का आदी हो जाए। मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर है या कम टेम्परेचर है तो उसमें इसको डैमेज, मतलब वो इसको डैमेज ना कर दे। तो हम आहिस्ता आहिस्ता इसको एनवायरनमेंट में लेके आते हैं, इसकी हार्डनिंग हो जाती है, तो ये सख्त हो जाता है। सही है। अच्छा, ये हार्डनिंग जब इसकी हो जाती है तो हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र क्या होता है, ग्रीन हाउस और फील्ड। मतलब एक ग्रीन हाउस आपने देखा होगा कि जो नर्सरीज़ होती है जिसमें प्लांट्स पड़े होते हैं, तो उन प्लांट्स के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर चढ़ाया होता है जिस तरह, तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए मतलब रिक्वायर्ड होता है। तो उसके अंदर हम फिर इसको रख देते हैं। तो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है क्या, ग्रीन हाउस में, या ग्रीन हाउस के अलावा अगर ग्रीन हाउस में नहीं रखना तो फील्ड में डाल देते हैं। मतलब अगर किसी फील्ड में इसको मतलब हमने प्लांट ने जो है ना उसको ग्रो करना है तो फील्ड में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये अब हार्ड हो चुका है। सही है। नॉर्मल एनवायरनमेंट के साथ अब इसके ऊपर जो है ना वो ज़्यादा असरअंदाज नहीं होता, तो हम इसको लेके जाते हैं फील्ड में या तो ग्रीन हाउस में लेके जाते हैं। ग्रीन हाउस में स्टोर किया जाता है, फिर लोग आते उसको ख़रीदते लेके जाते। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास, ये स्टेप सारे कंप्लीट हो गए, ये प्लांटलेट आपका बन गया, प्लांट बन गया बल्कि। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये क्यों किया जाता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो टिश्यू कल्चर है वो क्यों किया जाता है। ये देखिए, प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म ऑफ द वैल्यूएबल कैरेक्टर्स। अच्छा, एक बाग है, आप उसमें चले जाते हैं, उस बाग में जो एक ही तरह के काफ़ी सारे मतलब आम है या जो भी फ्रूट है, तो आप उसको देख लेते, एक उसमें या एक दो प्लांट उसमें ऐसे होंगे, जो दरख्त ऐसे होंगे जिसका फल जो है ना वो बाकी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम कहते हैं कि यार हमारे बाकी प्लांट इस तरह क्यों नहीं है, हमारे बाकी फल ऐसे क्यों नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि बाकी भी इस तरह ही हो जाए, तो हम उसी प्लांट का टिश्यू कल्चर करके ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में काफ़ी सारे प्लांटलेट बना देते हैं, और फिर उसको जो है ना फील्ड में लेके जाते हैं, उसकी ग्रोथ करते, तो ये जो नया बाग बन जाता है वो बिल्कुल सेम, सारे के सारे जो दरख्त बन जाते हैं वो सारे एक ही तरह के होते हैं और एक ही तरह के फल देते हैं। तो एक तो हो गया कि वैल्यूएबल कैरेक्टर्स के जो है ना ऑर्गेनिज्म हम बना सकते हैं, फ्री ऑफ इन्फेक्शन। दूसरी बात, इसमें इन्फेक्शन नहीं होती। मैंने आपको पहले बता दिया कि देखो, स्टरलाइजेशन न्यूट्रिएंट मीडियम की भी होती है, और जो एक्स प्लांट है उसकी भी स्टरलाइजेशन होती है, फिर आप उसको ग्रोथ चैम्बर में रखते हैं, वो भी काफ़ी सेफ होता है। तो एक आपके पास जो ऑर्गेनिज्म बन गया, जो आपके पास प्लांट बन गया, वो फ्री ऑफ इन्फेक्शन है। दूसरी बात, प्रिजर्वेशन, हम चीज़ों को प्रिजर्व कर देते हैं, काफ़ी लंबे अरसे के लिए चीज़ों को प्रिजर्व भी कर सकते हैं इसी जो है ना जो टेक्निक है इसके ज़रिए। दूसरी बात, प्रोड्यूस डाइप्लाइड क्लोन्स। अच्छा, एक तो हैप्लाइड होता है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, डाइप्लाइड होता है जो सेक्सुअल, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक एसेक्सुअल इस तरह होती है कि मतलब जो सेल है उसमें नंबर जो है ना वो रिड्यूस नहीं होते, मतलब जो सोमैटिक सेल है उसकी हम ग्रोथ कर लेते हैं।
तो ज़ाहिर बात है, आप प्लांट से कोई टुकड़ा काट लेते हैं तो वो तो सोमेटिक है, उसमें जो सेल होंगे वो डाइप्लाइड होंगे, तो उसी डाइप्लाइड सेल से जो है ना वो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये देखिए कि प्रोड्यूस डाइप्लाइड क्लोन्स, और एक ही सेल के काफ़ी सारे क्लोन्स भी बना सकते हैं। क्लोन्स ऐसे होते हैं कि जिस तरह का सेल है पेरेंट सेल, उससे जितने भी सारे सेल बन गए वो 100% उसी पेरेंट सेल की तरह होंगे। तो डाइप्लाइड क्लोन्स भी बना सकते हैं। कंटिन्यू मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड प्लांट थ्रू आउट द ईयर, और साल हर साल जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड होती है, जिस तरह का हमें प्लांट रिक्वायर्ड होता है, जिस तरह का हमें टिश्यू रिक्वायर्ड होता है, तो हम साल हर साल उसकी जो है ना वो क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि हमें डिज़ायर्ड है। तो ये उसके फ़ायदे हो गए। और ये जो टेक्निक था इसको हम टिश्यू कल्चर कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज़ के कि किस तरह जो है ना वो टिश्यू कल्चर किया जा सकता है। इसके मैंने स्टेप बता दिए: प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, स्टरलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम, सिलेक्शन ऑफ एक्स प्लांट, स्टरलाइजेशन ऑफ द एक्स प्लांट, इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, फॉर्मेशन ऑफ द प्लांटलेट, फिर हार्डनिंग, फिर उसके बाद ट्रांसफ़र। तो ये सारी की सारी जो है ना ये स्टेप्स है, ये इन्वॉल्व है टिश्यू कल्चर में। इसके बाद हम इंशाल्लाह आगे और टेक्निक्स पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।